गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 5। आज के हमारे टॉपिक में रहेंगे दो मेन टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने इसके पहले आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, उसका नाम था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होप सो आपने उसको पढ़ चुके होंगे। हमारा ये एक वीडियो, इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जिसमें सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरी थ्योरी लेसन खत्म हो जाएगा। इस शर्ट के ऊपर जो जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, ईच एंड एवरी वीडियो बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट अस स्टार्ट विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे एक्चुअली इट्स द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे आप लोगों के दिमाग में बॉइलिंग पॉइंट को लेके बहुत सारी बातें आते रहती है, और मैंने जैसे सॉल्यूशन के बारे में जो वीडियोस बनाए हुए उसमें एक बार आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी बताया था। तो आज फिर से एक बार हम शॉर्ट में ले लेते हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं। देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जब हमारे बीकर में अगर एक लिक्विड भरा हुआ है, ये हो गया लिक्विड, और यू नो वेरी वेल कि लिक्विड इवेपोरेट होता है, तो ये लिक्विड की खुद की एक वेपर बनती है, और उस वेपर से एसोसिएटेड जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। और ऊपर एटमॉस्फेयर से भी कुछ प्रेशर लगता है बच्चों इस लिक्विड को। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो प्रेशर हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो धीरे 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 आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, आप लिक्विड को हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, तो इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ले लो आप, लेकिन जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उतना स्टार्टिंग में इसका वेपर प्रेशर रहता है क्या? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। आप जैसे जैसे बच्चों इसको गर्म करोगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ना सॉल्यूशन इज बॉइलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? सॉल्यूशन इज बॉइलिंग। अंडरस्टूड बच्चों? क्लियर है? अब देखो, कभी हमने कोई नॉर्मल वाटर देखा होगा और बॉइलिंग वाटर देखा होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जैसे नॉर्मल वाटर जो रहता है उसका आपने वाटर देखा होगा, साइलेंट बिल्कुल बैठा रहता है अपनी जगह पे। लेकिन जब भी आपने बॉइलिंग वाटर देखा होता है, तो बॉइलिंग वाटर के केस में कैसा होता है कि वाटर जो रहता है उछल कूद करते रहता है। ये दोनों में फर्क है ना? तो बॉइलिंग वाटर में जो उछल कूद करता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो भैया, एक्चुअली हमारा जो नॉर्मल वाटर रहता है, वो नॉर्मल वाटर एक जगह पे साइलेंट इसलिए बैठा रहता है क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा के रखता है पूरा। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर को बॉइल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स। तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर दबाव लगा पाता है क्या? नहीं लगा पाता है। इसीलिए वो वाटर जो रहता है वो उछल कूद करने लग जाता है, क्योंकि उसको अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। पहले उसको रेस्ट्रिक्शन रहती थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा के रखता था। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा के रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसकी खुद की ताकत इसके बराबर हो गई। कुछ ऐसा कंसेप्ट रहता है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट? तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ना है। कब एलिवेशन होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हम ऐड करेंगे कौन सा सोल्यूट? बताओ बच्चों, कौन सा सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चलो लेट एन एग्जांपल। ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है। इस बीकर में हमने रखा है ओनली सॉल्वेंट। क्या रखा हमने? सिर्फ सॉल्वेंट रखा है। फिर इसी बीकर में हम ऐड करते हैं, समझ लो लेट एन एग्जांपल, 2 ग्राम NaCl ऐड करते हैं। हमारे घर का नमक, टेबल सॉल्ट हमने ऐड किया। अब ये बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चों? ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया है।
तो बच्चों इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा था, इसका वेपर प्रेशर बन रहा था P1 नॉट, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसका वेपर प्रेशर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, P। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट इज ग्रेटर देन P, यू नो वेरी वेल। सिमिलरली अगर एक सर्टेन टेम्परेचर लेता हूं, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम, यहां पर हमने पानी रखा है वाटर के रूप में, एक सॉल्वेंट के रूप में कौन रखा है बच्चों, हमने पानी रखा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। जैसे कि आप जानते हो बेटा यहां पर सॉल्वेंट है, वाटर इज ओनली सॉल्वेंट, तो इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स, बट हियर at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, vapor pressure will not be equals to the atmospheric pressure। क्यों ऐसा भाई, इसका वेपर प्रेशर ये जो P बन रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर इसका क्या बन रहा है, P, ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट इसके बराबर आ जाता है। ऐसा क्यों, कैसा, क्यों क्यों, क्योंकि हमने क्या डाला था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, हमने डाला था नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, सो इसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है। तो भाई अब ये इसके बराबर हो गया, लेकिन ये वाली टर्म इससे छोटी है, ये छोटी है, तो ये दोनों बराबर हुए क्या, नहीं, कौन बड़ा है इस टाइम पे, ये बड़ा है। सो व्हाट, हमको थोड़ा और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो अबव, क्या बोलेंगे हम, अबव 100 डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जब जाके इसके बराबर आएंगी तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस दिस बिकम्स इक्वल टू द दिस। ठीक है, तो एक लॉजिकल कंसेप्ट से मैंने आपको बताया कि भाई हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा, जब जाके किसके बराबर आएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, और क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एक लॉजिकल कंसेप्ट से मैंने आपको समझिया दिया, लॉजिकल कंसेप्ट से मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे वाली बात देखेंगे। देखें तो आपको एक बार समझ में आ गया। अब इसी में थोड़ी सी टर्म्स ले लेता हूं मैं, अब इसको रब नहीं करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेट एन एग्जांपल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी नॉट, टीबी नॉट इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट है ना, नॉट लगाया, अकेला है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का है। तो हम देखेंगे, चलो यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम देख रहे हैं, तो जैसे कि आप बात कर रहे हो भाई डेल्टा टीबी, क्या होगा ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन है बच्चों ये, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ा, देखो भाई समझ लो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर हवा 100 डिग्री सेल्सियस, लेट एन एग्जांपल इट मे बी 105 डिग्री सेल्सियस, तो कितने से बढ़ा, 5 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 5 से बढ़ा। कब बढ़ा, जब आपने 2 ग्राम NaCl डाला, तो 4 ग्राम NaCl डाला तो और ज्यादा से बढ़ता, 7 से 8 से बढ़ता था, बराबर है ना। तो कितने से बढ़ा, डेल्टा टीबी, यानी कैसे निकालोगे आप इसको निकालने का तरीका है डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट, बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट, अंडरस्टूड, दिमाग में बैठा बच्चों। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हम इसके आगे देखेंगे, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना, जितना ज्यादा बढ़ेगा, किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। बताओ कितना सोल्यूट ऐड किया था हमने, 2 ग्राम NaCl ऐड किया था, इतने से बड़ा, समझ लो 105 हो गया था, 4 ग्राम NaCl ऐड करोगे तो 105 से और बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, अंडरस्टूड। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड ये किसको बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। अब कंसंट्रेशन डिनोट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है भाई, आप मोलैरिटी ले सकते हो, मोलैलिटी ले सकते हो, नॉर्मेलिटी ले सकते हो, वार्मेलिटी ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं लूंगा मोलैलिटी। क्या लूंगा मैं,
मोलैलिटी क्यों लिया भाई हमने मोलैलिटी? सवाल उठता है ना, हमने मोलैलिटी क्यों लिया भाई? सर आपने मोलैरिटी क्यों नहीं लिया? हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नहीं ले सकते, बोथ आर वॉल्यूम डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है दोनों टर्म, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप गर्म करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बट मोलैलिटी इज नॉट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, इसलिए हम मोलैलिटी लेंगे। तो यहां से एक बात बन गई, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट हो गया यहाँ का। अब देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होगा, केबी इंटू एम। क्या बना? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी क्या हो गया? ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया बेटा? एक कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के नाम रख सकते हो आप, आपकी मर्जी ना नाम रखना है। देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो इसको। आप इसको इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, आप इसको इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आप दोनों नाम में से कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई यहां तक एक फॉर्मूला बन गया हमारा, इस फॉर्मूले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है ना, हमारे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत घुमा फिरा के भी पूछते हैं। इफ समवन आस्क्ड यू, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया, इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट निकाल लिया, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई केबी क्या है, तो आप क्या बताओगे? अगर ऐसा सवाल आता है व्हाट इज केबी, तो क्या करोगे बच्चों आप? व्हाट इज केबी तो क्या करना है? जब भाई मैंने बताया था आपको कांस्टेंट कैसे भी पूछा गया है, तो भाई आप वहीं से ही आंसर निकालो ये इक्वेशन से। तो हमारे पास क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये था हमको वी हैव। हम क्या करेंगे, केबी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, केबी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, इफ वाला केस ले रहा हूं, एम की वैल्यू है 1 मोलल। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है, 1 मोलल। कब होती 1 मोलल? जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने? एम की वैल्यू क्या है, 1 मोलल। तो हम 1 मोलल कब बोलेंगे उसको, जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 मोलल बोलते हैं तो भाई 1 एम की वैल्यू हो गई 1 मोलल, देयरफॉर क्या होगा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। बन गई कि नहीं बन गई बात? देखो अब हम कैसे बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पर। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? समझ में आएगा आपने क्या बताया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलैलिटी। अंडरस्टूड? बन गई हमारी डेफिनेशन यहां तक का। तो ये हो गई हमारी किसके बारे में बात होगी बच्चों, ये हो गया हमारा बात केबी के बारे में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए। अब दूसरी बात, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी। तो चलो इसका फॉर्मूला लेके आएंगे। सबसे पहले केबी का फॉर्मूला था डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो भाई डेल्टा टीबी इसका यूनिट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है और टेम्परेचर का यूनिट रहता है केल्विन, तो इसका यूनिट ले लो आप केल्विन। और इसका यूनिट क्या रहता है, मोल्स पर केजी। तो क्या हो गया, क्या होगा, केजी ऊपर गया तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये बन गया इसका यूनिट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। ये भी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पर भी पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क के लिए। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? तो अब ये सब बातों के आगे हमको एक और टर्म पढ़ना है, जब जाके हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक खत्म होगा। होप सो आप लोगों ने उतार लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हो। ठीक है, अब नाउ हम आगे बढ़ेंगे।
relation between molar mass of solute in and elevation in boiling point डेल्टा टीबी, ये पढ़ेंगे हम। देखो बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। सिंस एम मीन्स क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी, बराबर है ना बच्चों। मोलैलिटी है भाई, हमने पढ़ चुके हो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। मोलैलिटी है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 2 बिलोंग्स टू सोल्यूट, दो जहां लिखा है सोल्यूट, एक लिखा है तो सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको क्या बोलेंगे हम, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन टाइम होना है केजी में। ये बन गया हमारा फॉर्मूला एम का। अब इस एम के फॉर्मूले को हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। क्लियर है कि नहीं है, बन गया हमारा नया फॉर्मूला। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले में देखो, हम इसकी और इसकी बात दिख रही कि नहीं दिख रही है, दोनों के तो रिलेशन बोले थे ना, तो बस यही एक रिलेशन है। समझ में आया क्या। इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाइड करके M2 के लिए बना सकता हूं। M2 के लिए मेरा फॉर्मूला कैसा बनेगा, KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1 इन KG। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो M2 आ गया। अब देखो बच्चों, इंसान को अगर कोई बात पता चली तो उसका यूज कैसे करना, ये इंसान को बहुत अच्छे से पता है। अब देखो, जैसे कि अपन ले लेते हैं, एक बच्चा है सुरेश, उसने मेरे पास एक सोल्यूट लाके दिया और बोला कि सर आइडेंटिफाई करो ये कौन सा सोल्यूट है, पता लगा के दिखाओ आप कौन सा सोल्यूट है ये। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक तरीका है वो सोल्यूट कौन सा है पता लगाने का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1 लीटर पानी लूंगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लूंगा। उस 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहेगा वो मुझे पता चल गया। फिर उसमें वो जो सोल्यूट सुरेश ने लेके आया था, उसमें हम क्या करेंगे, 2 ग्राम उसमें से निकालेंगे और उस 1 लीटर पानी में डालेंगे। फिर हम सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, तो हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिल गया। अब दोनों बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। सुरेश ने जो पाउडर दिया था, कितना ग्राम दिया था हमको, 2 ग्राम दिया था, तो वो W2 की वैल्यू हुई। हमने पानी कितना लिया था, 1 लीटर पानी लिया था, यानी 1 kg वाटर के बराबर हो गया, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, तो 1 kg वाटर हो गया। अंडरस्टूड। केबी हमको वाटर के लिए कांस्टेंट पता है, क्योंकि केबी इज सॉल्वेंट के लिए रहता है, जो भी चीजें कांस्टेंट रहती है ना सॉल्वेंट के लिए होती है, तो ये सॉल्वेंट का हम कांस्टेंट रखेंगे। इन पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे M2 मिलेगा, मिल गया M2। अगर M2 की वैल्यू 60 आई तो हम बता सकता कि भाई तेरा यूरिया है, नहीं तो एसिटिक एसिड है कि नहीं है। तो हम ऐसे 342 आई तो मैं सीधा बोलूंगा हमारे घर की शक्कर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमको एक बार मोलर मास मिल गई तो मैं बताऊंगा, अगर सुरेश के पाउडर का आंसर आया, कितना आया 40, इसका आंसर कितना आया 40, तो मैं बोलूंगा भाई NaOH लेके आए हो तुमने, क्या लेके आए हो, NaOH। अंडरस्टूड। तो ये जो टेक्निक है जिसकी मदद से हम M2 निकाल सकते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इबुलिस्कोपी। क्या बोला जाता है, ध्यान में रखना, इबुलिस्कोपी। इबुलिस्कोपी कांस्टेंट नहीं, इबुलिस्कोपी। अंडरस्टूड। तो मोलर मास कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ दिस वन, इसको बोला जाता है इबुलिस्कोपी। इसकी भी डेफिनेशन आती है बच्चों, दिमाग में आ गया। दिस आर ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। मैं आखिरी वीडियो में न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करूंगा। क्लियर है, ठीक है। हमारे सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या होता है। कि जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक टेम्परेचर जिसपे ये दोनों इक्वल होते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a solid becomes to the vapor pressure of its liquid। यानी कोई जैसे एक सॉल्यूशन है, जैसे कि लेट एन एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, आपको बताता हूं, यहां से बताता हूं मैं, यहां से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि किसी भी 2 फेज होते हैं। देखो भाई, किसी को भी फ्रीज कर रहे हो आप, पानी को फ्रीज कर रहे हो, तो पानी फ्यूचर में आगे बर्फ ही बनने वाला है ना।
तो वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, ये दोनों फेज होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि दोनों फेज का टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे देखो आपने अगर फ्रीज में बर्फ बनाने के लिए रख दिया, आप थोड़े देर पहले गए थे, आपने देखा कि पूरा पानी ही पानी था, आप खुश, चलो ठीक है भाई पानी पानी है, ठंडा पानी था। थोड़ी देर बाद आप गए, थोड़ी देर बाद आप जाने के बाद आपने देखा कि पानी और थोड़ी बर्फ दिख रही थी, पर दोनों इक्वली ठंडे थे। ऐसे नहीं कि आप पानी उस कटोरी में हाथ डाले, बर्फ को हाथ लगाए, ज्यादा ठंडा लग रहा, पानी को हाथ लगाए थोड़ा कम ठंडा लग रहा, ऐसा होता क्या? फील तो किया होगा, दोनों इक्वली ठंडे थे। तो वो जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर ही इज द फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पर आइस और वाटर बोथ आर इक्वली कोल्ड, इक्वली ठंडे थे, दोनों इक्वली ठंडे थे। मींस क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर कैसा था, सेम था। दोनों का टेम्परेचर सेम था तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है, ये हो गया लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में। यहां पर है लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट कौन होता है हमारा, जैसे पानी ले लो आप, पानी को मैं जैसे जैसे ठंडा कर रहा हूं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसीलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। एक बी पॉइंट मिला हमको, ये बी पॉइंट आया बच्चों। ये बी पॉइंट के बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर यही लिक्विड बिकम सॉलिड सॉल्वेंट, ये बन गया बच्चों सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये सॉलिड सॉल्वेंट, ये बर्फ है, लेकिन ये बी इज अ पॉइंट, ये पॉइंट पे दोनों फेज होते हैं, सॉलिड भी फेज रहता है एंड लिक्विड भी फेज रहता है, और दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। तो ये इस टाइम पे जो टेम्परेचर आएगा, ये किसका रहेगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम इसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसके बाद में ये हो गया हमारा सॉल्यूशन एरिया। अब हमने नमक डाल दिए, जैसे कि मैं आपको पता है कि नमक डालने के बाद में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो हमने नमक डाले, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने के बाद यही ग्राफ थोड़ा नीचे से आएगा, ऐसे 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 आ रहा है, ये आके इस ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ई पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पर इसका लिक्विड फॉर्म हो गया, यहां पर उसका सॉलिड फॉर्म हो गया। यहां पर लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ओनली सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो ये टेम्परेचर, इस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, तो कुछ ऐसा चेंजेस होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो भाई देखो अब कौन बड़ा है, ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है ना उसकी वैल्यू कम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बड़ा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया बेटा, TF इज स्मॉलर देन TF नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसको बोलेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसके बराबर रहेगा, बड़ा टर्म माइनस छोटी टर्म। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो एक बात और बताता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। आप जितना ज्यादा नमक डालोगे उतना ज्यादा कम होते जाएगा। 2 ग्राम नमक डाले, यहां पर आया 3 ग्राम नमक डालते आप और ज्यादा सोल्यूट ऐड करते तो ग्राफ शायद ऐसा आता। ठीक है कि नहीं है? यहां पर क्या डाले थे बेटा, लेस सोल्यूट का ग्राफ ऐसा रहेगा। अगर आप मोर सोल्यूट डालोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नीचे से आएगा। तो उस टाइम पे यहां पर पॉइंट मिट होगा और ये फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। गॉट इट? क्लियर है? तो देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M। फिर इसके बाद की कहानी हमारी पूरी रिपीटेड कहानी है, जैसी हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था वैसी KF इंटू M। इस KF इंटू KF को हम बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे बच्चों हम इसको। अब देखो बेटा ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, अब फिर वही बात, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो आप इधर बताता हूं मैं। अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज KF, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछा तो क्या करना, सीधा उसका पहले फॉर्मूला बनाना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। फिर कंडीशन इफ M इज इक्वल टू 1 मोलर, M की वैल्यू कितनी है, 1 मोलर है, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, KF इज इक्वल टू
डेल्टा टीएफ। फिर हमें डेफिनेशन कैसी रहेगी बताओ, केएफ यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? यहां तक का दिमाग में बैठ गई। फिर इसके यूनिट की बात आई तो इसका यूनिट भी वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा? केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। कहानी क्योंकि सेम है पूरी। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक का? मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिया हूं, जो टर्म थी वो इंपॉर्टेंट यही था। इसके बाद में एक बार ही आ गया तो पूरी रिपीटेड कहानी है। अब देखेंगे अब रिलेशन M2 के साथ में। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन कौन है बच्चों, M2 एंड डेल्टा TF। अंडरस्टूड? क्या रहेगा रिलेशन बताओ? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M का फॉर्मूला क्या था? W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। याद आया क्या कुछ? थोड़ी देर पहले ही देखा। क्लियर है कि नहीं है? अब KF के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी KF के लिए नहीं, M2 के लिए क्या बनेगा? KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 इन kg। बन गया फॉर्मूला? क्लियर है कि नहीं? फिर अपना सुरेश आएगा, है कि नहीं? सुरेश ने लेके आया पाउडर, उसका निकालना है हमको। क्या निकालना? सुरेश हमको एक चैलेंज देगा ना, आइडेंटिफाई करो सर कौन सा पाउडर है। तो हम क्या करेंगे? फिर ऐसी कहानी, जब जैसे इब्यूलियोस्कोपी किए थे वैसे यहां पर हम करेंगे क्रायोस्कोपी। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सिंपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर उसमें 2 ग्राम उसका पाउडर डालेंगे, फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। डेल्टा TF मिल गया, W2 की वैल्यू 2 ग्राम है, W1 1 लीटर पानी लिए थे तो W1 1 लीटर हो गया, KF हमको मालूम है, उसकी वैल्यू पुट करो, देन यू विल गेट M2। इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी। अंडरस्टूड? दिमाग में बढ़ गई बातें? आप देखो यहां पर, अब देखो यहां पर मेरे को एक बात और बताना है। कई जगह पे आपको ऐसे इसमें थोड़ा सा क्रॉस किया जाता है। जैसे हमारे न्यू सिलेबस की जो बुक है, न्यू सिलेबस की बुक में यहाँ पर सवाल कुछ बातें बताई गई है पैराग्राफ्स के रूप में। देखो भाई, ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ये हो गया हमारा, किसका हो गया? सॉल्वेंट का। तो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताता हूं मैं। पहले सबसे पहली बात देखो बच्चों, क्या होता है ना कि जब कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीज हो रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स आर बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे के पास आते हैं फ्रीज होते समय, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि भाई देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो ही मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या होगा? वो फ्रीज होगा, और फ्रीज होने के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर काम करते हैं भाई हमारे। अब चलो ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट चलो इसका जितना भी हो, लेकिन सॉल्यूशन एरिया में क्या होता है? ये सॉल्यूशन एरिया हो गया। सॉल्यूशन एरिया में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े कम रहते हैं। क्यों? अरे भाई इसलिए कम होते हैं क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी बैठे हुए हैं। तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट थोड़ी ना है, यहां पर तो सिर्फ सॉल्वेंट पानी ही पानी था, यहां पर तो पानी के बीच में नमक भी बैठा हुआ है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ हद तक कम ही होंगे। जितने अट्रैक्टिव फोर्स इधर था, उससे अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर कम रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा। इसीलिए उनको एक दूसरे के पास लाने के लिए हमको ज्यादा कूलिंग करना पड़ेगा, ज्यादा कूलिंग करना पड़ेगा, जब जाके अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होंगे और वो किस में कन्वर्ट होंगे? आइस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अंडरस्टूड? इसलिए यहां पर हमको ज्यादा कूलिंग मींस इसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये भी एक बात तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो यहां पर हमने बच्चों आज के हमारे वीडियो में हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट करके रखो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स इट। नमस्ते।